नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के मंच पर। दोस्तों, हम अक्सर रोज ही राजनीति पर चर्चा करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम बीच में अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर भी चर्चा करते हैं। वो सारे मुद्दे जो हमारे देश के भविष्य को प्रभावित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं, उन पर भी हम लगातार बात करते हैं। उनसे हमारे देश की छवि निकलती है, या तो छवि डैमेज होती है या फिर कहा जाए तो वो छवि के अंदर इजाफा होता है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पुतिन और जिनपिंग के बहिष्कार के मुद्दे के ऊपर कि G20 के मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं वो। पुतिन ने तो पहले ही फोन करके मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जिनपिंग के बारे में मैंने करीब 3 दिन पहले एक बड़ा एपिसोड किया था और बताया था कि 99% वो नहीं आ रहे हैं। और एक किस्म से देखा जाए तो जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो इस G20 से अलग हो गया, क्योंकि दोनों सुपर प्रभुत्व वाले देश नहीं आ रहे हैं। शुरुआत कहां से होती है? जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं? ब्रिक्स की मीटिंग थी जोहान्सबर्ग के अंदर, जहां पर राष्ट्र अध्यक्षों को बोलना था। पुतिन तो नहीं आए थे, लेकिन बाकी सब थे। लेकिन जैसे ही ब्रिक्स बिजनेस समिट के अंदर मोदी खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो शी जिनपिंग उठकर चले जाते हैं। वो एक किस्म से बायकॉट था और अपने कॉमर्स मिनिस्टर को कहते हैं, जाओ ये मीटिंग अटेंड कर लो। ये अपमान नरेंद्र मोदी का नहीं था, ये अपमान भारत का था, हमारे देश का था, कि जब एक राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर बोल रहा हो, क्योंकि वहां पर सब राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं। हालांकि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्र प्रमुख के रूप में लोग वहां जाते हैं। जब एक देश का राष्ट्र प्रमुख बोल रहा होता है, दूसरा बायकॉट नहीं करता है। वहां पर जो इंसल्ट होती है वो भारत की होती है। अब उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि एक नक्शा आता है जहां पर अरुणाचल अक्साई चिन्ह को दिखाया जाता है कि चीन का हिस्सा है। वहीं से महसूस होना शुरू हो गया था कि वो सब शब्द जो कहे जा रहे थे कि बाली की मीट में जिनपिंग और मोदी के बीच में एक सहमति बनी है, कॉन्सेंसस बनी है, जिसको जयशंकर और डोवाल ने भी कहा था, वो सहमति और साथ में कॉन्सेंसस शब्द खोखले साबित होते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि जैसे एक उसके ऊपर कोई स्वीट कोटिंग होती है, वो बनाकर उसको पेश किया जा रहा था। असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। भारत को ह्यूमिलेशन सहना पड़ा वहां पर, लेकिन शायद हमारी प्रेस उसको क्या कहते हैं कि आगे लेके नहीं जाती। कुछ मुद्दे और आते हैं। मोदी जी जब व्यथित हुए कि यहाँ जिनपिंग नहीं आ रहे हैं और पुतिन नहीं आ रहे हैं, तो सारा का सारा ये जो G20 का मीट है एक किस्म से वेस्टर्न ब्लॉक में चला गया। ऐसा लगा कि G7 का एक्सटेंशन बन गया है ये, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट ब्लॉक था ही नहीं। फिर मोदी जी को अपनी भूमिका याद आती है, अरे मैं तो उपदेशक हूं, मैं तो हमेशा उपदेश देने के लिए पैदा हुआ हूं। और जब भी कोई वर्ड प्लेटफॉर्म होता है तो उन्हें गांधी और बुद्धा याद आ जाते हैं। और फिर वही कि आप जो अभी जो चल रहा है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर पुराने माइंडसेट से, अगर डिवाइडिंग माइंडसेट से चलेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये शब्द कहां से लिए? अल्बर्ट आइंस्टाइन से। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जिस माइंडसेट के साथ आप प्रॉब्लम पैदा करते हो, उसी माइंडसेट के साथ आप सॉल्यूशन पैदा नहीं कर सकते हो, तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मोदी ने उसी को मॉडिफाई किया, कहा कि जिस माइंडसेट के साथ आपने 20वीं सदी में प्रॉब्लम पैदा की है, इस सदी में आप उसके सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, तो आपको एक नया कलेक्टिव प्रयास करना होगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से प्रेरित लाइन है उनकी। अब आगे चलते हैं। चाइना रशिया तो नहीं आ रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सारे के सारे जो मुद्दे थे चाइना ने ब्लॉक कर दिए। सारी डिक्लेरेशन ब्लॉक की है, मैं आपको बताऊं। कोई रशिया ने ब्लॉक की, कोई चाइना ने ब्लॉक की। एमएसएमई का मामला, चाइना ब्लॉक। विमेन डेवलपमेंट, चाइना ब्लॉक। मिशन लाइफ, उसका जो डिक्लेरेशन था फॉर्मल, चाइना ब्लॉक। एनवायरमेंट के ऊपर चाइना ब्लॉक डेट। क्लाइमेट फंडिंग, चाइना ब्लॉक डेट। रशिया यूक्रेन, चाइना एंड सो कॉल्ड रशिया बोथ ब्लॉक डेट। अब यहां पर क्या कोई फाइनल डिक्लेरेशन आएगा? नहीं। क्यों ब्लॉक किया जा रहा है उसका रीजन आज बताता हूं, जो मेरे सूत्र बताते हैं और जो मुझे भी जो थोड़ी बहुत विदेश नीति आती है। जिनपिंग नहीं चाहते कि भारत G20 से किसी भी किस्म की सक्सेस का क्रेडिट लेके जाए, उसका सेहरा भारत के सर पर बंधे, ये जिनपिंग नहीं चाहते हैं। इसलिए हर फोरम पे उन्होंने विरोध किया, यहां तक विरोध किया कि वसुधैव कुटुंबकम आपने शब्द कैसे लगाया? ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत यूनाइटेड नेशन की 6 भाषाओं में नहीं है। आप इस शब्द का प्रयोग यहां पर इंटरनेशनल फोरम पर नहीं कर सकते। और तीसरा, मोदी जी ने अपना एजेंडा कमल के फूल लगा के उसके अंदर बढ़ाने की कोशिश की थी, अपने राजनीतिक एजेंडे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके गए।
लेकिन यूक्रेन और रशिया के मुद्दे के ऊपर सीधा कह दिया गया कि हम इसको सपोर्ट ही करेंगे। और भारत चाहता था कि मुझे ग्लोबल साउथ का लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन वो नहीं होने जा रहा है। भारत ने फिर एक नया मूव किया कि मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को G20 का एक मेंबर के रूप में नॉमिनेट करना चाहता हूं, ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। दरअसल मोदी चाहते थे कि उन्हें ग्लोबल साउथ का मसीहा बनाकर पेश किया जाए, मसीहा। लेकिन समस्या ये थी कि ग्लोबल साउथ का मतलब वही होता है जो गुट निरपेक्ष देश, जो विकासशील देश होते हैं, क्योंकि उन्हें गुट निरपेक्ष देशों का नाम लेने से डर लगता है, क्योंकि नेहरू की दिए गए नाम थे सारे के सारे। तो कोई भी ऐसा नाम जो नेहरू से संबंधित है उसे मोदी जी नहीं लेंगे, तो नया नाम ग्लोबल साउथ डेवलप किया गया। हालांकि ग्लोबल साउथ भी नया नहीं है, ये पहले आ चुका था, क्योंकि पहले लीडरशिप ग्लोबल नॉर्थ की बात कर चुके थे। अब ये सारा का सारा जो G20 का मुद्दा है, यहां पर पीटीआई को एक बड़ा लंबा इंटरव्यू देके मोदी जी ने गांधी और बुद्ध दोनों बनने की कोशिश की। लेकिन मुसीबत यह है कि उनके दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो भारत में राजनीतिक है, जो प्रतिशोध, उत्पीड़न और प्रताड़ना से भरा हुआ है, दुनिया उसको देखती है, उनको तानाशाह के रूप में जानती है। दूसरी तरफ वो अपने आप को गांधी और बुद्ध के बराबर समकक्ष रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया क्या कहते हैं ना कि पीपल कैन सी थ्रू द पीपल, दे हैव द पावर टू सी थ्रू द पीपल। ये भी होता है। फिर कहते हैं मोदी जी की सबकी अपनी पोजीशंस हैं, लेकिन वक्त आ गया कि चेंज करें। क्या मोदी जी खुद चेंज करते हैं क्या? नहीं। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर भारत को ह्यूमिलेशन सहना पड़ रहा है। क्लाइमेट फंडिंग हो या कोई और मुद्दा हो, एक फाइनल कम्युनिकेशन इस समिट में नहीं आएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण, अब लास्ट का पॉइंट गिना के फिर मैं आता हूं चर्चा पे। वो कारण ये है कि भारत अपना बैटन पास करेगा ब्राजील को। ब्राजील के अंदर लूला डिसिल्वा है, वो एक लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट होने के नाते उनका रिश्ता चीन और रूस के साथ बहुत गहरा है। लैटिन अमेरिका पिछले कुछ वर्षों में पूरा का पूरा लेफ्ट फ्रंट में चला गया है, और वो जिनपिंग चाहते हैं जो भी सफलता सारे मुद्दों पर मिले, छोटे समिट में बड़े समिट में, वो ब्राजील के सर पर वो सेहरा बंधे, ना कि भारत के सर पर। ये सारा मुद्दा था। यानी कि यहां पर जो भारत को एक बड़ी छवि की उम्मीद थी कि मैं मसीहा बन के उभरूंगा, वो फेल होता नजर आया। दोस्तों, पृष्ठभूमि थोड़ी लंबी हुई है, इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण थी। इसी के ऊपर बात करेंगे आज। हमारे साथ तीन विद्वान मौजूद हैं, हिंदुस्तान के जाने पहचाने चेहरे, बड़े स्टार, किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रवायत है। हमारे साथ हैं अशोक वानखेड़े जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर S.N. साहू जी, प्रेसिडेंट KR नारायण के प्रेस सचिव और OST कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए सर। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ विश्लेषक सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए। सबसे पहले अशोक वानखेड़े जी, आपके पास ही आता हूं। मैंने पृष्ठभूमि लंबी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनपिंग और पुतिन ने मिलकर भारत को बड़ा धक्का दिया है। G20 का सेहरा सर पे ऑलमोस्ट रखने वाला था, उतार दिया। यही मोदी जी का दुख है, यही पेन है, और कुछ नहीं। अशोक जी। धन्यवाद सर। आज का जो पैनल है वो इंक्लूडिंग द होस्ट, वो इतने मेरे से सीनियर है और ज्ञाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पे या कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज पे तो मैं आप लोगों को सुन के बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला तो एक डर भी है। आज पहली बार शायद मैं किसी पैनल पे बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। सवाल है, मुझे लगता है कि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जो बाली में पिछली समिट हुई थी, उसी समिट से ये करीब करीब रेखांकित हो गया था कि रशिया आगे वाली समिट में शायद नहीं आए। बाली के समिट में इंडोनेशिया ने भरकस प्रयास किया ये बताने को कि हम सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, हम डेवलपमेंट या बाकी चीज़ों की, ह्यूमन डेवलपमेंट और ट्रेड की बात करें, विकास की बात करें। लेकिन वहाँ पे अमेरिका और जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो इतना हावी हो गया, और साथ में जो ट्रेडिशनल जिसको दोस्त मानते थे चाइना और भारत, वो भी कहीं थोड़े सुर बदलते हुए नजर आए बाली के इसमें। और जो रशिया को खासकर यूक्रेन की युद्ध के बाद शायद पहली G20 मीट थी, उसमें वो अलग थलग पड़ते गए, और यहाँ तक बात हो गई कि रशियन के जो मतलब पुतिन साहब तो आए नहीं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए वो मीटिंग तक नहीं गए, होटल से ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और तुरंत उन्होंने इंडोनेशिया छोड़ा। और उस मीटिंग में जो वक्तव्य दिए गए, उसकी परिणति ये हो गई कि उसी मीटिंग खत्म होने के दूसरे दिन ही
रशिया का कहर यूक्रेन पे पनपा, ये भी हमने देखा। लेकिन खासकर इस मीटिंग की यदि बात कहें तो ब्रिक्स में जो हुआ वो हमारे यहाँ गोदी मीडिया तो बड़ा उठा चढ़ा के बताते हैं कि हम बड़े विश्वगुरु हो गए, लेकिन भारत कदम कदम पे अपमानित हुआ। प्रधानमंत्री को रिसीव करने तक, उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करने तक कि जिस मीटिंग में उठ के चले गए, वो कहीं न कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़ा धक्का था। और मैं मानता हूँ कि जो अफ्रीकन नेशन जहाँ भारत ये सोच के गया था कि हम चाइना के प्रभुत्व को कम करेंगे और हमारा प्रभुत्व बढ़ाएँगे, वहाँ हम औंधे मुँह गिर गए और हम वापस आ गए। लेकिन G20 मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी 2 तरह से एड्रेस करते हैं। जहाँ तक ग्लोबल ये है तो मुझे लगता है कि अब अब भारत पूर्ण रूप से वेस्टर्न ब्लॉक के हाथ में खिलौना बन गया है। हर लोग, हर इंसान, हर राज्य, सॉरी हर देश कहीं न कहीं भारत का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता जा रहा है और भारत इस बात को महिमामंडन करता है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं। ये हम लगातार हर जगह देख रहे हैं। खासकर यदि चाइना और अमेरिका के रिलेशन देखें, तो उनको भारत इसलिए चाहिए कि उनको चाइना के सामने फ्रंट पे कोई तो भी चाहिए, तो वो भारत का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के संबंध देखते हुए, जैसा पाकिस्तान का उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए उपयोग किया, वैसा ही चाइना के लिए हमारा उपयोग करना वो चाहते हैं और हम उपयोगित हो रहे हैं। रशिया एक हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल और पुराना मित्र रहा है। लेकिन इस बार यदि रशिया का ऑयल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो रशिया की भी मजबूरी है कि भारत के थ्रू ऑयल बेच के कुछ कम से कम कुछ तो बिज़नेस उनको हो रहा है। अदरवाइज़ काफ़ी दिनों से हमने देखा कि रशिया कहीं न कहीं भारत से अलग हो रहा था। अब हम इसमें क्या पाएँगे? आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो सेहरा बनना था भारत के सर पे, वो कहीं न कहीं अब बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमारे यहाँ ये जो पीटीआई का इंटरव्यू था, ये मुझे लगता है ग्लोबल कम्युनिटी या G20 के नेशन को एड्रेस करने के लिए कम था और ये भारत की जनता को आने वाले लोकसभा चुनाव में बताने के लिए बहुत सारी इसमें बातें की थी, जो अक्सर झूठ है। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ 2014 से जब भी सरकार मुँह खोलती है, झूठ बोलने के लिए खोलती है। तो इनकी किसी बात का विश्वास तो कभी करते नहीं। लेकिन जिस हिसाब से कभी गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, कभी महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडन करने वालों को लोकसभा का टिकट देके अपने पड़ोस में बिठाते हैं। गौतम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन फिर बाबा साहेब आंबेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलने की बात करते हैं। ये कई मल्टी लेवल पे ये बातें करते हैं। तो कुल मिला के आज जो पीटीआई का इंटरव्यू जिसका ज़िक्र आप कर रहे थे, वो एक दयनीय लिपापोती का प्रयास था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आने से जो डैमेज मुझे लगता है हो गया। हालाँकि हमारी विदेश मंत्री लेखा जी कह चुकी है, लेखी जी, कि इनके आने से कोई फ़र्क नहीं होता। हमने तो पहले ही सारा तय होता है। लेकिन जो ब्लॉकेज आपने बताया अभी कितने जगह पे किस-किस इस पे ब्लॉक हुए हैं चीज़ें, चाहे एनवायरनमेंट फंडिंग हो, तमाम चीज़ों पे यदि चाइना ने वीटो लगाया है, तो इसका इस चीज़ की जो परिणति निकलनी थी, जो G20 समिट जिसको बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था भारत में, इसका जो रिज़ल्ट निकलना था और भारत को एक विश्व का एक अलग चेहरा बन के निकलना था, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से मुझे लगता है हमारी सरकार का भी प्रयास विफल हो गया। इसमें हमारी सरकार की विदेश नीति ये बहुत बड़ा फेल्योर मैं विदेश मंत्री का भी मानता हूँ। क्योंकि हमारे विदेश मंत्री सिर्फ़ पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेट है और चाइना के साथ तो उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 11 स्मगलरों को 22 गुजराती स्मगलरों को उन्होंने डायरेक्ट जब मुख्यमंत्री थे तब डायरेक्ट जाके उन्होंने वहाँ से छुड़वाया, ऐसी वेबसाइट कहती है उनकी। जब इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी यदि मामला यहाँ तक आ जाता है, तो कहीं न कहीं हमारे देश को अपनी विदेश नीति पे एक बार फिर से सोच विचार करना होगा और ये जो भारत में जो महिमा मंडन होता है, इसकी भी लोगों की जनता के सामने बहुत क्लैरिटी के साथ बताना होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा।